हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंस क्लासेस लोहारू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अपना जो टॉपिक था हिंदी का वो था वर्ण विचार। वर्ण विचार से संबंधित जो अपना जो फर्स्ट पार्ट था वो स्वर से संबंधित था। कल का जो वीडियो था अपना, ठीक है, उसमें स्वर का पार्ट था। अब आगे वाला जो अपना पार्ट है वो है व्यंजन का अगला पार्ट। इसमें देखिए, स्वर का कल मैंने कंप्लीट टॉपिक करवा दिया था बहुत अच्छे से। अब आ जाता है आपका व्यंजन। ठीक है भाई, व्यंजन व्यंजन किसे कहेंगे ये सभी को पता है। व्यंजन की परिभाषा के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि व्यंजन किसे कहते हैं जिन ध्वनियों को जो है ना, जिन ध्वनियों को या ध्वनि को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, स्वरों की सहायता से जो बोला जाएगा, स्वरों की सहायता से जो बोला जाएगा वो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। ठीक है भाई, व्यंजन के बारे में परिभाषा मैंने आपको बता दी, जैसे भी आपने पढ़ रखा है वो सही है। परंतु अब बात ये आ जाती है कि भाई व्यंजन जो होते हैं इसका वर्गीकरण आज जो अपन है वो व्यंजन का वर्गीकरण के बारे में ही करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है भाई, ये ध्यान रखना आपको कि व्यंजन का जो अपना वर्गीकरण है, व्यंजनों का ये आप कर दीजिए, आप व्यंजन का वर्ग से समझ जाइए। आप ज़्यादा न लिखने की बजाय शॉर्ट में आप समझ जाना है। इसका वर्गीकरण करना है तो कैसे करेंगे वो अभी आप देखते रहना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है, बहुत कंफ्यूज वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसमें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो हम व्यंजन जो हैं वो लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, कैसे लेकर के श्र तक ऐसे लिख लेते हैं। चलिए लिख लेता हूं मैं भी, ठीक है, समझने के लिए। आते सभी को होंगे ये। देखिए, अभी ये जो मैं लिख रहा हूं आप भी ऐसे इसको समझना है केवल, ठीक है। आज मैं आपकी सारी जो क्यूरी है वो क्लियर करवा दूंगा भाई। इस टॉपिक को केवल आप अच्छे से समझना है। ठीक है भाई, ये देखिए आपने व्यंजन लिखे। अब इसका वर्गीकरण कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्यंजन होते कितने हैं। अभी देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे भाई व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है, या फिर व्यंजन जो है 44 होते हैं, ठीक है, या फिर व्यंजन भाई 50 होते हैं, या फिर व्यंजन 52 होते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर से यहाँ से पूछे, मैं अगर ये कहूँ कि वर्णमाला जो है, अगर मैं ये कहूँ कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछता है तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है। और अब यहाँ आपसे पूछता है तो आप कंफ्यूज में रहेंगे। ये सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ 33 या फिर 50, 52, ये क्या फंडा है इसके बारे में आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो वर्णमाला को समझ लेना है। पहले तो वर्णमाला में जो आपने व्यंजन लिखे हैं व्यंजन को समझना है। अब ये ध्यान देने वाली बात है भाई, जैसे सबसे पहले तो ये ही ध्यान रखना आपको कि देखें कैसे लेकर के समझना है, केवल कैसे लेकर के और मैं तक। ठीक है भाई, कैसे लेकर के मैं तक जो है ये कितने हैं ये ध्यान रखना है, और ये है क्या ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये?
सपर्श व्यंजन। अब कहानी बहुत गहरी जाएगी, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। आप एक बार समझ लीजिएगा, फिर दोबारा कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ये टोटल देखें कैसे लेकर के मैं तक, ये कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, यहाँ तक कितने बने आपने देखा। एक में 5 आते हैं, 5 बाई 5 से हैं, तो कितने हुए टोटल 25। ये देखिएगा कितने हुए 25। भाई सपर्श जो व्यंजन है वो कितने हैं 25 हैं, ठीक है। इस बात से आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाली लाइन देखिए, ये जो है आपका, इस पॉइंट को आप समझ लेना है, चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, एचटेट हो, सीटेट हो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम है, आपका क्वेश्चन यहाँ से उठता है, गलत भी होता है। इस बात को आप समझ लेंगे तो आपका टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि मैंने ये क्या लिखा, कैसे लेकर के मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। आपने बता दिया 25 हैं, फिर मैंने लिखा भाई ये अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये जो है सपर्श संघर्षी व्यंजन है। भाई कौन से व्यंजन है, सपर्श तो है ही, सपर्श संघर्षी व्यंजन है, ऐसे याद रख लेना है, सपर्श संघर्षी व्यंजन है। सपर्श संघर्षी व्यंजन इनको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि ये जो है कै वाली जो लाइन है, इसको सपर्श संघर्षी भी बोला जाता है। ये एक बार एचटेट में आ चुका है, रीट में भी एक बार पीछे रिपीट हुआ था, तो संघर्षी व्यंजन से याद रखना है। सपर्श संघर्षी भी बोला जाता है इसको, सपृष्ठ संघर्षी से याद रख लेना है, ठीक है ना। सपृष्ठ संघर्षी से याद रख लेना है, इसको सपृष्ठ संघर्षी नाम से भी बोला जाता है। कौन सी लाइन को, कौन से वर्ग को, च वर्ग को जो है सपृष्ठ संघर्षी, सपृष्ठ संघर्षी या फिर संघर्षी, सपर्श संघर्षी, सपर्श संघर्षी कहें या फिर सपृष्ठ, ठीक है, सपृष्ठ संघर्षी कहें। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। एक ये बात याद रख लेना है भाई, देखिए कैसे लेकर के मैं तक सपर्श व्यंजन तो हैं, कितने हैं 25 हैं। दूसरा ये याद रखना आपको कि च वर्ग है वो पूरे का पूरा सपर्श संघर्षी या सपृष्ठ संघर्षी व्यंजन है। यहाँ ऐसे पूछ सकता आपसे, कैसे पूछ सकता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन बना दे कि भाई निम्न में से सपर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, कैसे पूछेगा, कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। ए ऑप्शन, जैसे ए ऑप्शन दे देता है भाई कै है, ठीक है, बी ऑप्शन दे देता है भय है, सी ऑप्शन दे देता है आपका जैसे भाई तय है, डी ऑप्शन दे देता है जैसे भाई आपका 6 है, ठीक है। तो अब अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई ये समस्या क्या है कि सपर्श संघर्षी या संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। अब मैंने बता दिया कि सपर्श संघर्षी या सपृष्ठ संघर्षी व्यंजन इस वर्ग को कहेंगे और ये वर्ग में कौन सा आता है, ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछता है एग्जाम में, तो विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इस बात को क्लियर कर लेंगे कि ये है क्या, क्या चीज़ है ये, तो आपका आंसर गलत होगा ही नहीं, ये गारंटी है अपनी। तो देखते रहिए आप वीडियो को, पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से करवा दूंगा। देखिए ये तो बात थी यहाँ तक, अब बात आ जाती है इनकी। भाई ये वर्गीकरण किया है इसने, ठीक है ना, वर्गीकरण किया, तो वर्गीकरण किया तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसको, ये आ जाता है, अब इसको आप बोलते हैं, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये र और वह, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है भाई, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है भाई। ये कौन से व्यंजन है, ये है आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये र और ल, ये है अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान से याद रखना है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से आपको पता है, इतना तो सभी को पता होता है। परंतु ये पूरी लाइन कौन सी है भाई, अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद बात आ जाती है भाई स
ये कौन से व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है भाई, ये ऊष्म व्यंजन है। ये वाले जो हैं ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट अपना आता है वो आ जाता है भाई, ये वाले बच गए, ये अक्षय, त्रय, गय और श्रय, ये संयुक्त हैं। संयुक्त का मतलब होता है ये ऊष्म से ऊष्मा याद रख लेना है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन से याद रखना है आपको कि भाई कहीं ना कहीं इनका योग है। तो इस तरह से कितने हो गए, ये और ये। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, क्लियर है बात। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। ये बात क्लियर है। अब बात आ जाती है, देखिए ये यहां तक अच्छे से समझ लेना है भाई, ठीक है। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये र, ल और वह अंतस्थ हैं, ये 4 हैं। श, श, स है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये 4 हैं। अक्षय, त्रय, गय और श्रय संयुक्त व्यंजन है, ये 4 हैं। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन भाई, ये कई बार जो है ना, ये वाला जो पॉइंट बनाता है भाई, अक्षय है, ठीक है, त्रय है, गय है, श्रय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता है। जल्दबाजी में भी गलत हो जाता है, नहीं पता होता तो भी गलत हो जाता है। अब देखना क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि ये संयुक्त व्यंजन है, ये किस किस के योग से बने हैं। संयुक्त तो हैं ही हैं, तो किसके योग से बने हैं, तो वो बात मैं अभी बता देता हूँ। अक्षय जो है ये किसके योग से बना है, ठीक है ना। संयुक्त तो है ही, ये कौन से हैं, ये संयुक्त हैं। तो संयुक्त हैं तो किसी ना किसी के योग से जरूर बने हैं। तो अक्षय जो है ये क और स के योग से बना है, ठीक है ना। किस किस के योग से बना है, क और स के योग से बना है। तय प्लस र के योग से बना है, ठीक है। जय प्लस य के योग से बना है, ठीक है। श प्लस र के योग से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट में पूछता है भाई, ये डाउट क्लियर कर लेना आपको कि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है किस किस के योग से बने हैं, बहुत अच्छे से समझना है। एक बात तो ऑप्शन देता है तब गलत हो जाता है, उस गलती को सुधारने के लिए आपको करना क्या है, एक बात तो ये क्लियर कर लेना है कि जो आपने देखा कि 2 के योग से बना है अभी, ठीक है, क प्लस स के योग से बना है, तय प्लस र के योग से बना है। मतलब कहने का है कि इनका फर्स्ट जो है व्यंजन में जो फर्स्ट जो वर्ण लिखा है वो हलंत होगा, ठीक है। 2 के योग से बना है ना, तो 2 के योग से बना है, तो क प्लस स के योग से, तय प्लस र के योग से, अक्षय, त्रय, गय और श्रय। इस बात को आपको समझ लेना है कि कौन सा संयुक्त अक्षर वर्ण है, ये किसके योग से बना है। दोबारा देख लीजिए, अगर इसको ऐसे लिख दे तो भी कोई गलत नहीं है। इसको अगर क हलंत फिर स हलंत फिर ए लिखता है तो भी ठीक है। इसको तय हलंत, ठीक है, प्लस र हलंत प्लस ए करता है तो भी ठीक है। आजकल कई बार ऐसा पूछ लेता है तो गलत नहीं करना है, क्योंकि ये फिर आपका वर्ण विच्छेद कर देता है, तो भी ये ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि ये आधा करके लिख रहा है तो लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें आपका ऐसे भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि इसका हलंत करके स्वर बाहर निकाल दे रहे हैं। तो किसी भी टाइप से पूछे नॉर्मली में ऐसे ही आता है, क प्लस स, तय प्लस र, जय स प्लस र। क्लियर बात। तो ये थी संयुक्त की बात, संयुक्त की बात क्लियर हो गई, ठीक है। स्पर्श की बात 25 हो गई, ठीक है भाई। अभी मैंने जो लिखा था वो भी क्लियर करूंगा मैं वो सारी बातें। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बात संयुक्त की हो गई थी भाई, अंतस्थ व्यंजन ये भी साफ कर लीजिए, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये तो था इसका वर्गीकरण। अब एक टॉपिक इसी में मैं जोड़ देता हूं भाई। इसमें क्या जोड़ देता हूं कि देखे आपने पढ़ा होगा कि व्यंजनों का वर्गीकरण करता है उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करता है भाई उच्चारण के आधार पर। देखिए मैं आपको एक ही टेबल के अंदर सारी बातें क्लियर करना चाहता हूं, बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है।
बहुत अच्छे से इस बात को समझना है। उसके बाद में अगला पॉइंट अपन करेंगे, उससे पहले ये बात आप क्लियर समझ लेना है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण मैं बता देता हूँ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये पांचों वर्ग हैं आपके, इन पांचों वर्ग में आपको कौन सा वर्ण है किस स्थान से बोला जाएगा वो बात क्लियर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये कंफ्यूज बना रहता है, इस कंफ्यूज को दूर कर लेना है। और ये हिंदी का जो वर्ण से टॉपिक है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अक्सर गलत होता है। तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि आज का जो अपना ये पार्ट है ये भविष्य में किसी एग्जाम में आए और आपका क्वेश्चन गलत न हो, उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रहेगा। और इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है। तो देखिए कै वर्ग सभी को पता है, ये किससे आ जाएगा? कै वर्ग कंठ से आ जाएगा, या फिर कंठे कह सकते हैं। कै वर्ग पूरे का पूरा, कै ख गै घ, ये पूरे का पूरा किस वर्ग में आएगा? कंठ में आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत अच्छे से टेबल को समझना है। अगर जिसको ये समझ में आ गई ये टेबल, आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं भाई। इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखते रहना है, केवल समझना है और कोई समस्या नहीं है। कै वर्ग कंठ से आ गया। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ भाई कैब तो हो गया, चै वर्ग है ये तालु से कर दें, तालु या फिर तालव्य है। ठीक है, तालु कहें या फिर तालव्य कहें। ठीक है भाई, उसके बाद में कै वर्ग हो गया आपका तालु से। टै वर्ग जो है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तालु के बाद में आ जाता है आपका मूर्धा। ठीक है भाई, मूर्धा या फिर मूर्धन्य ऐसे याद रख लेना आपको, मूर्धा या फिर मूर्धन्य से याद रख लेना है। उसके बाद में तय वर्ग है, ये दंत से आता है, दंते हैं ये, दंते या फिर दांत से कह सकते हैं आप कोमली। ठीक है भाई, पै वर्ग है ये ओष्टे है या फिर ओठ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। वर्ग का सिस्टम में पूछता है, एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है। कैसे पूछता है भाई? निम्न में से जो है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और ऑप्शन ऐसे लिख दे कि भाई ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका है। ऐसे टाइप से कैसे भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे आप? अगर ये कन्फ्यूज है तो आपका क्वेश्चन गलत है। और ऐसा ही एग्जाम में पूछता है, चाहे रीट का हो, एचटेट का हो या सीईटी में हरियाणा वाले में भी बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैं अभी आपको क्लियर करा देता हूँ ये बात, बस आप बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। और इस क्लियर जो आज तक जो बात आपकी क्लियर हुई नहीं ना, वो अभी 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगी बात। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ये आ जाइए आप यहाँ। ऐसे तो याद रख सकते हैं भाई, अपना जो है कै है पहला ही अक्षर है और अपने को इस पार्ट से ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है उसके अंदर ये सारे की सारी बातें समावेश हैं। कैसे हैं? एक तो आपको ये याद रखना है कि कै वर्ग, कै के बाद चै वर्ग, चै के बाद टै वर्ग, टै वर्ग के बाद तय वर्ग, तय वर्ग के बाद पै वर्ग। क्लियर? एक तो वर्ग का स्टेप याद रखना है। दूसरा क्या करना है कि भाई कै वर्ग है, कंठ से है, तो कंठ अपना ये है। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये इधर वाला स्थान सभी को पता है। अपने अपने ऊपर लगा करके कंडीशन देखिएगा, आपको समझ आएगा। क्या भाई, यहाँ से मैं देखता हूँ मेरा तो कंठ ये है, ठीक है, कंठ है, यहाँ से है, तो ये कै वर्ग पूरे का पूरा कंठ से हो जाएगा। अब भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कै कंठ ये है तो कंठ यहाँ से पहला ही वर्ग है, तो पहला नीचे से यहाँ से लग जाना है भाई, यहाँ से
कै वर्ग कंठ से है तो यहाँ कै वर्ग आ जाएगा। अगला वर्ग च है, च वर्ग तालु से है। देखें इसके बाद में आता है आपका कौन सा स्थान आ जाता है, वो आता है आपका तालु। तालु बोलते हैं ना, तालु वाला स्थान। ये नहीं कहते कि भाई तालवा, ऐसे तो याद रख सकते हो कि भाई छोटा जो बच्चा होता है उसका तालवा, तालवा जो होता है तालु से याद रख लेना है। तालु, तालवा जिसको बोलते हैं छोटे बच्चे का स्थान जो होता है, ये नहीं बोलते भी तालवे में लग जाएगी, ज़्यादा जोर से खींच के थप्पड़ ऐसे मारना नहीं है, तो वो स्थान आ जाता है। उसके बाद कंठ के बाद में आता है भाई तालु, तो ये कौन सा वर्ग हो जाएगा, च वर्ग पूरे का पूरा, च छ ज झ ये कौन सा वर्ग में आ जाएंगे, तालव्य वर्ग में आ जाएंगे। उसके बाद में आता है मूर्धा, भाई तालु के बाद में आता है मूर्धा। अरे भाई ऐसे याद रख लेना, तालु के बाद में आता है मसूड़ा, ठीक है। तालु ऊपर की साइड होता है, इधर तालव्य में तालु, इधर जो कच्चा सा स्थान होता है छोटा बच्चे का, वो तालु बोलते हैं, ठीक है। अपनी आम भाषा में ये कह सकते हैं, वो कागला जिसको बोलते हैं ऊपर दिखाई देता है, अब भी समझ आ गया होगा, तो वो तो तालव्य हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा आप आते हैं नीचे, मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब है कि मूर्धा, मूर्धा का मतलब है भाई मसूड़ा, ठीक है ना। दांतों से थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा, दांतों से थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा, दांत जो है अपने, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मूर्धा कहलाता है। तो ट वर्ग पूरे का पूरा किससे हो जाएगा, ट ठ ड ढ ये सारे के सारे किससे आ जाएंगे, मूर्धा से आ जाएंगे, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है भाई। उसके बाद में आ जाता है दंत। भाई मसूड़ा का बाद में ये जो अपना मसूड़ा है, ये जो मूर्धा है, इसके बाद में आता क्या है, दांत ही तो आते हैं, तो दंते कह सकते हैं, दांत लिख दिया। क्लियर समझ लेना भाई इसको, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये समझो आज तक की बड़ी से बड़ी आपकी वर्ण व्यवस्था की बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि दंते में क्या करना है भाई। दंत में आपने देखा दांत से बोला जाता है, तो दंते आ जाएगा, ये किससे आ जाएगा आपका, यहाँ से याद रख लेना आपको, ये दांतों से। भाई जो हम बोलेंगे तो इसका जो है सिस्टम कहाँ आपको लगेगा, दांतों के। तय बोलेंगे, तय जो है आपका दांत से अटैचमेंट होगा जीभ का, आपकी जीभ यहाँ दांतों को लगेगी जा करके पूरे के पूरे वर्ग में। तो ये कौन से वर्ग हो जाएंगे, ये तय पूरा वर्ग किससे हो जाएगा, दांत से। अब आ जाता है पै वर्ग। भाई दांत के बाद क्या आता है, दांत के बाद तो होठ आएंगे, सीधी सी सिंपल सी क्लियर सी बात है। तो होठ, अपने जो होठ हैं इसको ओष्ठ बोला है, तो यहाँ पै वर्ग, पै फै बै भै ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे, मतलब होठ से आ जाएंगे। भाई ये बात क्लियर हुई या नहीं, समझ में आया ना। कै वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से ऊपर वाला स्थान, ठीक है। ट वर्ग मूर्धा से, मूर्धा के बाद में तय वर्ग दांतों से, और पै वर्ग ओष्ठ से, मतलब कि होठ का प्रयोग होगा इसमें। अपने होठ जरूर हिलेंगे, आप मुख बंद करके ये वर्ग पूरा बोल नहीं सकते। आशा करता हूं कि मैं आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लेना, क्लियर कर लेना। भाई ये बात बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। अब बात आ जाती है, भाई ये तो हो गया, आप ये कहेंगे कि इनका स्थान तो हो गया पांचों का, तो 5 5 25 का तो समाधान हो गया, बच गए और भी। अभी और जो बच गए देखे, और जो बच गए कौन से बच गए अपना, जैसे हाँ बच गए, कौन से बच गए भाई, अभी मैं बता देता हूं। जैसे यह है, ठीक है ना, यह रे ले, ठीक है, 3 ये याद रख लेना है, यह रे और ले। जिस बॉक्स, जिस खाने में मैंने ये लिखा उसका उच्चारण उसी के स्थान से है, ये बात क्लियर कर लेना है भाई बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लेना है कि यह रे और ले, ये मैंने जिस बॉक्स में लिखे उसका स्थान उसी से है, मतलब ये का उच्चारण स्थान तालु से है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा से है, ले का उच्चारण स्थान दंत से है। बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई, क्लियर है बात। उसके बाद में देखें, ये रे ले तक मैंने बता दिया, फिर स वाली बात आ जाती है, ठीक है ना, श वाली बात आ जाती है, तो स से ऐसे लिख देना है, श श और श।
देखिए ये स ऐसे बोलते हैं हम कॉमनली, परंतु ये ध्यान रखना है कि ये तालव्य स है। ये जो दव्य वाला स बोलते हैं ना आप, ये कौन सा स है? तालव्य है। षटकोण वाला स बोलते हैं भैया, ये कौन सा है? मूर्धन्य स है। स स्लेट वाला स बोलते हैं, वो दंते है। तो बात यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा किस स्थान से बोला जाता है। भाई ये रल बचा था, स कर दिया मैंने। उसके बाद में देखिए यहाँ से ये याद रख लेना है कि ए और जो है ना आ, स्वर भी इसी में मैं ऐड कर दूंगा। अब थोड़ा टॉपिक क्लियर कर लेना है, थोड़ा हार्ड बनेगा जरूर पर दिक्कत नहीं आएगी, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। ए और आ इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और ई से याद रख लेना है, ये दोनों भी इसी में कर देना है, छोटी बड़ी ई, ठीक है भाई। छोटी बड़ी ई भी इसी में कर देना है। ऋषि वाला ऋषि जो है अपना वो मूर्धा से आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बात और याद रखना, ए आ ई ऐ री, ठीक है। ये किस में आएंगे? ए और आ कंठे हैं, ई छोटी ई बड़ी ई तालु से है, ऋषि मूर्धा से है, ठीक है। ये कम पूछता है, इस वाला पॉइंट, स्वर वाला पॉइंट कम पूछता है। फिर भी मैं गहराई के लिए कि वीडियो में आपको क्लियर मैं बता दूं कि कौन कौन सी बात कहाँ कहाँ से है, मतलब कि टॉपिक कति क्लियर कर देंगे आज आपका। तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अब बात आ जाती है भाई, ये जो बच गया था ना आपका पार्ट भाई, ए आई है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए आप, ए और आई है, ठीक है। ए आई में क्या करना है आपको? ए और आई इसका स्थान बता देता हूं मैं आपको। ये कंठ तालु से हैं, इसका क्या आ जाएगा? कंठ तालु। इसमें देखिए क्योंकि ये डबल डबल में आ रहे हैं ना, ये वैसे भी मैंने बताया था विजातीय संयुक्त स्वर हैं, ये योग से बने हैं, इसलिए ये अलग अलग बोला जाएगा। पीछे वाला पार्ट जरूर देखना है वीडियो का, ठीक है। दूसरा अब क्या बच जाता है आपका? जैसे और ओ औ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है भाई। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा? कंठ ओष्ठ आ जाएगा। उसके बाद में वह है, तीसरा पॉइंट ये याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ देखे मैंने ये र ल तो लिख दिया, वह लिखा नहीं ना, क्योंकि इसका अलग है। वह का दंत ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ है, ठीक है भाई। उसके बाद एक बच गया था आपका भाई, है बच गया था ना, है वाला जो ये और क्लियर कर लेना है जो है ये एलिजिव्या से बोला जाता है। स्वर यंत्र कह सकते हैं इसको। ये बात भाई, बात क्या थी? ये ए आई कंठ ओष्ठ, कंठ और तालु से है। ओ औ आपका कंठ ओष्ठ से है, वह दंत ओष्ठ से है जो है एलिजिव्या से है। मतलब कि स्वर से लेकर के व्यंजन तक आपका क्लियर मैंने एक ही टेबल में क्लियर कराने की कोशिश की है कि इनका वर्गीकरण भी और इनका उच्चारण स्थान भी। बहुत अच्छे से इस टेबल को अगर जिसने समझ लिया, ये समझिए कि एग्जाम में कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आपका एक नंबर गलत होगा नहीं। अब देखिए भाई, बात आ जाती है, बहुत बड़ा कंफ्यूज आज तक का आपका रहा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये सारा वर्गीकरण भी आपका हो गया, ठीक है भाई। वो कौन सा क्लियर करना है? देखें प्रश्न था अपना फर्स्ट, एक शुरू में मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि भाई वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की मूलतः संख्या, ठीक है, मूलतः संख्या कितनी है? कंफ्यूज है, क्लियर करते रहना है। प्रश्न दूसरा है, दूसरा प्रश्न है कि वर्णमाला में वर्णों की कुल या फिर लेखन के आधार पर
कुल या फिर लेखन के आधार पर संख्या कितनी है। दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। ऐसे ऑप्शन दे देता है जैसे भाई 44, ठीक है, 50, ठीक है, 52, ठीक है, 48। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है भाई। 44, 48, 52। आप अब ये कहेंगे कि सर ये तो 52 भी हैं 48 भी हैं, वो बात मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। कैसा है वो ध्यान रखना है आपको कि वर्णमाला में आपके सामने अभी क्लियर बात हो जाएगी भाई। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, मूलतः संख्या कितनी है। तो देखें अब आप खुद जोड़ करते रहना। स्वर भाई आपने लिखा 11, ठीक है। एक लिखा था भाई लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, लेखन के आधार पर या फिर कुल स्वर की संख्या, ठीक है। मूलतः स्वर 11, लेखन या कुल स्वर 13, ठीक है। तो फिर भी जोड़ कर लीजिए। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या देखें 11 स्वर ऐसे आपने पढ़ा है, ये 11 स्वर लो भाई, स्वर 11, व्यंजन 33 और मूलतः ऐसे पढ़ लिया 44। 1%। क्लियर है? एक बात क्लियर है, ये बहुत अच्छे से समझना है भाई। ये क्लियर हो गया तो ये समझो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। अब मैं ये कहूँ भाई 13, ये कुल स्वर कितने 13, कुल व्यंजन देखिए 33 तो है ही हैं भाई। 33 तो आपने पढ़ा, कोई बात नहीं है, 33 मैं लिख देता हूँ। ये क्या थे 33, जो अपन ने टेबल बनाई ना, 33 कैसे बने, 25 प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, प्लस 4 ऊष्म व्यंजन, और टोटल कर दिया कितना 25, 4 और 4 8, 25 और 4 29 और 4 33, यहां तक कर दिया। अक्षेत्र रह गए, क्यों नहीं जोड़े, मूलतः में पूछ रहा है ना, तो 44 आंसर क्या आएगा, 44 आंसर किसका आएगा, वर्णों की मूलतः संख्या कितनी है, फिर आपका आंसर 44 आ जाएगा। वर्णमाला में वर्णों की मूलतः संख्या, वर्णमाला में वर्णों की मूलतः, ठीक है ना, वर्णों की मूलतः संख्या कितना है 44, आपका आंसर। मतलब यहां समझना कि वर्णमाला में वर्णों की मूलतः संख्या कितनी है, तो क्या आंसर आ जाएगा 44। अब बात आगे चलता है भाई, ये तो बात क्लियर हो गया 25, 4 और ये बात क्लियर हो गई, परंतु अब यहां स्वर मैंने लिखे भाई कुल तो 13 है, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा, देखिए 3 तो 11 और 2 तो इसके बच गए भाई, ठीक है। 2 कौन से बचे, एंग और ए, मैंने कहा था पीछे वाली वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 2 ये कौन से, अयोगवा, 2 अयोगवा बच गए भाई, इसके अंदर जोड़ देना भाई +2, ठीक है, प्लस 2 संयुक्त व्यंजन भाई, 2 कौन से संयुक्त व्यंजन, अक्षत सॉरी 4 कर दीजिए, संयुक्त व्यंजन कितने 4, ठीक है, 4 कौन से संयुक्त व्यंजन। अब आप खुद क्लियर कर लेना भाई, ठीक है। 4 ये हो गए, फिर मतलब मैं यहां जोड़ दूं भाई 33 और 4 ये, उसके बाद कितने हुए 4, 44 जो थे अपने भाई
33 44 में जोड़ा अपन ने 4 2 6 कितने बन गए 6 4 10 4 50। अब कई कहते हैं ना कि इसमें तो जी 50 होते हैं, ठीक है, तो 50 तो ऐसे बन जाएंगे भाई। और कई ये बोलते हैं ना 48, 48 कैसे बनाता है, इसको छोड़ देता है, संयुक्त को जोड़ देता है। कहने का मतलब है 33 44 में 4 ये जो है ना संयुक्त जोड़ देता है, 44 और 4 48, तो 48 भी बनता है। परंतु क्लियर कर लेना बात, दो ही आंसर बनेंगे, कौन सा, या तो 44 या फिर 52, और फिर 2 और जोड़ देता है तो बन जाता है 50। ऑप्शन में 50 भी है, परंतु अब बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है भाई 52 कैसे बनेंगे। बहुत अच्छे से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 52 कैसे बनेंगे आप खुद देख लेना। 48 बने भाई, 44 था 11 और 33 से 4 संयुक्त जोड़ दिया, कितने हो गए 48। कोई बात नहीं। 50 कैसे बने, 44 तो थे, 4 तो ये जोड़े संयुक्त और 2 अंतस्थ व्यंजन जोड़ दिए, अयोगवा जोड़ दिए, सॉरी, कितने हो गए 44 और 2 ये 46 और 50 हो गए, 6 जोड़ दिए 44 और 6 50, इन दोनों को जोड़ दिया 50 हो गया। अब 52 और करना है। देखें 52 कैसे करना है। आजकल जो अपना नया लेटेस्ट वर्जन जो आया है, ये जो आप अक्सर शब्द देखते हैं ऐसे वाले, ठीक है ना, ऐसे वाले जो शब्द देखते हैं, ये दोनों संस्कृत के शब्द नहीं हैं, ये ध्यान रखना है, संस्कृत के नहीं हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है, इन दोनों को क्या बोला जाता है वो ध्यान रखना है। ये जो दोनों जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं आपके, ये कौन से शब्द हैं, ये हैं आपके विकसित, मतलब विकसित विकसित व्यंजन है, या फिर इनको कह सकते हैं आप दूसरा नाम आप कह सकते हैं इसको द्विगु व्यंजन है। तीसरा नाम इसको कह सकते हैं कि ये जो है आपके ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है भाई, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब ध्यान रखना भाई, दो ये देखे सड़क, ये बीच में किसी ना किसी के शुरू में नहीं मिलेंगे, ये आपको ये मिलेंगे लास्ट में। कैसे, जैसे सड़क है, ओढ़नी है, उसमें आते हैं, तो 2 ये जोड़ दीजिए। 50 + 2 कितने हुए 52। और ये कैसे वे लिखा है अपन ने, लेखनी के आधार पर पूछता है। दूसरा क्वेश्चन यही था कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन 52 था, आपका आंसर राइट था, 52 आएगा। वर्णमाला में वर्णों की मूलतः संख्या कितनी है, राइट आंसर 44 आएगा। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, मैंने क्लियर भी करवाया। 48 क्या है, 52 क्या है, ये सारी बातें आज का टॉपिक जो था अपना इसी से संबंधित था। ठीक है, एक देखिए जो आपने नासिकीय व्यंजन होते हैं वो सभी को पता है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नासिकीय व्यंजन जो आपका स्पर्श व्यंजन जो थे उनके पंचम जो अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं भाई, नासिकीय व्यंजन होते हैं। आज की वीडियो में आपको इतना ही करना है। अगला जो पार्ट होगा व्यंजन का ही होगा, इसका वर्गीकरण अपन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। जैसे वो बोलते हैं ना आपका भाई, ये जो है सघोष अघोष वाला है, अलप्राण महाप्राण है। अगला वीडियो जो है मैं उसी से संबंधित लेके आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही करना है, ठीक है। और अपना जो ये टॉपिक है कल के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आज के में इतना ही करना है कि 50, 52, ये 48 वाला फंडा है, ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। देखिए बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। आज के पार्ट में इतना ही करना है। अपना नेक्स्ट अगला जो पार्ट होगा, तीसरा पार्ट, वो कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक्सीलेंस क्लासेज लोहारू के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
मित्रों तक फ्रेंडली यहाँ पहुँचाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का है, कहीं आपको इतना अच्छे से समझाया नहीं जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को आप आग की तरह से फैला दीजिएगा। आज के लिए इतना ही कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।